दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए डीएपी खाद के एक बैग की कीमत को कम कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। जी हां, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद भी हमने उन्हें पुराने दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। जी हां, इस फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 24 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। जी हां, दरअसल सरकार ने डीएपी पर मिलने वाली सब्सिडी को प्रति बोरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो सब्सिडी को 140% कर दिया है। जी, इससे किसानों को 24 रुपए प्रति बोरी के जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। दोस्तों मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जी हां, अगर आप सीमांचल, मिथिलांचल सहित राजधानी पटना में भी रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी, इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, नालंदा, शेखपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, गया, नवादा, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, लखीसराय समेत 19 जिलों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके परिवार के सदस्य भी कोई इन जिलों में रहते हैं तो उन्हें भी सचेत कर दीजिए। जी हां, अगले 1 से 2 दिनों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। जी हां, विभाग की ओर से राज्य के अन्य 15 जिले में भी सावधानी बरतने को कहा है। जी मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, नालंदा, शेखपुरा, गया, नवादा, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, लखीसराय और जमुई को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में 24 घंटे के अंदर आकाशीय बिजली गिरने के साथ वज्रपात और बारिश होगी। बारिश की वजह से 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी। जी मौसम विभाग का कहना है कि बारिश से अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों बिहार में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने हाहाकार मचा दिया है। जी हां, इससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। बिहार में प्रतिदिन यानी कि हर दिन ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं, जिससे बिहार स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित नजर आ रही है तथा इस संक्रमण को रोकने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कल ब्लैक फंगस के 34 नए मरीज मिले हैं। जी हां, इन मरीजों को पटना के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम इन मरीजों का इलाज कर रही है। जी हां, वही बिहार में अब तक ब्लैक फंगस के साथ मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है। बुधवार को पटना के एम्स में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 24 मरीज ओपीडी में पहुंचे, जबकि 9 आईजीआईएमएस में और 1 पीएमसीएच में पहुंचे। जहां एम्स में 7 मरीजों को भी भर्ती कराया गया है, जबकि आईजीआईएमएस अस्पताल में आए सभी 9 मरीजों को ब्लैक फंगस यूनिट में भर्ती किया गया है। दोस्तों बिहार की गिनती देश के गरीब राज्यों में होती है, लेकिन यहां के मंत्री विधायकों की सैलरी यानी कि तनख्वाह शानदार है। जहां आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में मंत्री विधायकों को कितनी सैलरी मिलती है, साथ ही साथ उन्हें कितने तरह के भत्ते भी मिलते हैं। जी हां, बिहार में मंत्री विधायकों की सैलरी शानदार है। जी आपको बता दूं कि साल 2019 में बिहार के विधायक और विधान पार्षद का वेतन और भत्ता बढ़ाया गया था। इसके अनुसार बिहार में विधायकों को 1,35,000 प्रतिमाह सैलरी मिलती है। जी हां, बिहार में विधायकों को वाहन खरीदने के लिए एडवांस में 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, यानी कि गाड़ी खरीदने के लिए 15 लाख रुपए एडवांस में दिए जाते हैं। ये पैसे बिहार सरकार के द्वारा मिलती है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मंत्री विधायकों को ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए हर साल 3 लाख रुपए मिलते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सभी मंत्री विधायकों को निजी सहायता के लिए बिहार सरकार के द्वारा विधान पार्षदों को पेंशन के तौर पर 35,000 रुपए मिलते हैं। यह पेंशन 1 साल विधायक रहने पर ही मिलती है। दोस्तों बिहार में 15 जून को पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिससे हरकंप मच गया है तथा उनकी परेशानी बढ़ गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में चेक या फिर ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने इन पर केस करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन जनप्रतिनिधियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आपको बता दूं कि पंचायत राज विभाग ने 1 अप्रैल
2021 के बाद चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन बिहार के कई मुखिया और पंचायत जनप्रतिनिधियों ने चेक या फिर ड्राफ्ट से लेन देन किया है। जी हां, अब विभाग इन पर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है। जी हां, और इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। जी हां, भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों की एक 3 सदस्यीय पैनल द्वारा कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी और तीसरी लहर भारत में कब आएगी, इसको लेकर अनुमानित जाहिर किया है। जी हां, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना की दूसरी लहर इस साल जुलाई तक घटने की उम्मीद है। लगभग 6 से 8 महीने में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। यह भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के 3 सदस्यीय पैनल द्वारा लगाया गया अनुमान है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि मई के अंत में प्रतिदिन यानी कि हर दिन लगभग 1.5 लाख कोरोना के पॉजिटिव मामले दर्ज होंगे और जून के अंत में दैनिक आधार पर 20,000 मामले सामने आएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार की कुसुम स्कीम किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो रही है। जी हां, खेत में फसल की सिंचाई के लिए बिजली डीजल के जरिए पंप चलाने वाले किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर पानी के पंप चलाने की सुविधा दी जाती है। इस स्कीम के जरिए किसान न सिर्फ अपने खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेज सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आखिर ये कुसुम योजना क्या है। तो MNRE द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2020 में ही शुरू किया गया है। जहां केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जहां केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत देश भर में सभी बिजली और डीजल से चलाए जाने वाले पंप को सोलर ऊर्जा से चलाया जा सके। जहां केंद्र सरकार की कुसुम योजना से किसानों को 2 तरह से फायदा हो रहा है। जी हां, पहला फायदा यह है कि किसान खेतों में सिंचाई के लिए फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, बिजली का उपयोग करने के लिए उसको 1 भी रुपए नहीं लगेगा। और दूसरा फायदा यह है कि अगर किसान अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को बेचते हैं, यानी कि ज्यादा बिजली पैदा करके पावर ग्रिड को बेचते हैं, तो उसके बदले में उन्हें कमाई भी होती है। जी हां, यानी कि इस योजना के जरिए किसानों की आय भी बढ़ रही है। जी हां, इतना ही नहीं, बंजर जमीन वाले किसान भी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बंजर जमीन भी किसानों के लिए आमदनी का जरिया बन रही है। इसके तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए सरकार की ओर से 60% तक का अनुदान दिया जाता है। दोस्तों, बिहार में कोरोना से लगातार शिक्षकों की मौत हो रही है। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में लगातार शिक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसके बाद भी दूसरी लहर में अब तक कितनी मौत हुई है, इस बात का आंकड़ा विभाग के पास नहीं है। जी हां, वहीं इस मामले पर विभाग के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अनौपचारिक बात में कहा है कि हमने अपने स्तर से शिक्षकों प्रोफेसर्स की मौत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश की है। यह जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के कारण अब तक 600 शिक्षकों और फिर स्कूल से जुड़े दूसरे कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इसी बीच पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार ने स्वीकार किया है कि जिले में अप्रैल के महीने में 28 शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की मौत हुई है। जहां खगड़िया जिले में अप्रैल से लेकर आज की तारीख में 21 शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार के अनुसार पूरे बिहार में 600 से ज्यादा शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की मौत कोरोना की दूसरी लहर में हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को बदनाम करने के मकसद से तैयार कथित टूल किट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी घमासान जारी है। जहां कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वो मोदी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए फर्जी टूल किट को मुद्दा बना रही है। पार्टी ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाया है कि उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस के असली टूल किट को जालसाजी से कोरोना का दस्तावेज बनाकर पेश किया है। जहां इस मामले पर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल भेजने तक की धमकी दे दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से कांग्रेस के कथित टूल किट को लेकर बीजेपी के दावे पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया है और स्पष्ट कहा है कि जालसाजी और ध्यान भटकाने का एजेंडा और एजेंडे सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल उजागर हो गया है। जी हां, मैं समझता हूं कि डॉक्टर संबित पात्रा को जेल जाना पड़ेगा और वे इसी वजह से बेचैन हैं।
दोस्तों बिहार में कोरोना का कहर जारी है। जहां कोरोना से पीड़ित मरीजों को कई जगहों पर दवा और ऑक्सीजन तक की कमी हो रही है। जहां इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर टेक्नीशियन नहीं है, जिसके कारण वेंटिलेटर होते हुए भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इस बात का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि ऐसा है कि तुम चुल्लू भर पानी में मजे करो। जी हां, दरअसल एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए निजी अस्पतालों को सरकारी वेंटिलेटर देने का निर्णय लिया गया है। पटना समेत कई जिलों में वेंटिलेटर अस्पतालों को दिए गए हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि वेंटिलेटर सिर्फ एक मशीन ही नहीं है जिसे बेड से जोड़ देने के बाद वे वेंटिलेटर बेड हो जाएगा। यह बेड के हिसाब से वेंटिलेटर के टेक्नीशियन नहीं है, इसीलिए वेंटिलेटर होते हुए भी इसका इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं हो पाया है। इसी खबर पर ट्वीट करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि कोरोना जांच नहीं हो रहा है तो क्या करें, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या करें, डॉक्टर नर्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, अस्पताल नहीं बन पाए तो क्या करें, दवा इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, वेंटिलेटर टेक्नीशियन नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें। नीतीश कुमार, ऐसा है तुम चुल्लू भर पानी में मजे करो। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जहां प्रधानमंत्री द्वारा अपने गृह राज्य गुजरात का हवाई सर्वेक्षण करने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कि यूपी बिहार की तबाही को भी देख लेते, वहां के लोगों ने भी आपको वोट दिया था। जहां सन्नी मेहता नाम से ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कभी किसी अस्पताल, शमशान और जमीनी हकीकत जानने के लिए जमीन पर हो, हवा में ही घूम रहे हो, एक चक्कर बनारस का भी लगाकर आइए, मां गंगा बुला रही है। दोस्तों व्हाट्सएप को न्यू प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को 7 दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर यानी कि जवाब नहीं मिला तो फिर कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। खबर के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक नोटिस में मंत्रालय ने एक बार फिर मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप से अपनी गोपनीयता नीति यानी कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को वापस लेने के लिए कहा है। जी हां, मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया है कि किसी तरीके की व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में मौजूदा भारतीय कानूनों का और फिर नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। यह सूत्रों ने कहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव व्यवहार के मुद्दे को भी उठाया है। दोस्तों बिहार में लॉकडाउन में भी अपराधियों का तांडव जारी है। यह पिछले 7 दिनों में हथियारबंद अपराधियों ने बिहार के विभिन्न इलाकों में बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। 12 मई को अपराधियों ने छपरा के एक फाइनेंस बैंक से 11 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। जहां वहीं कल मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने कैश वैन से 88 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। हालांकि गार्ड की तत्परता की वजह से अपराधी अपने मंसूबे में नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार बिहार में पिछले 7 दिनों में 4 बड़ी लूट की घटनाओं से हरकंप मचा हुआ है। जहां आज समस्तीपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एसबीआई में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं एक सीएसपी संचालक से भी लूट की कोशिश हुई। जी हां, बिहार में लॉकडाउन के दौरान लगातार लूट की वारदात हो रहे हैं। दोस्तों कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन में आवश्यक सामग्रियों की बिक्री को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें बंद पड़ी है। यह कृषि से संबंधित दुकानें भी लॉकडाउन में बंद है। 25 मई से रोहन नक्षत्र बढ़ेगा। इस नक्षत्र में किसान खेतों में धान का रोपण करते हैं। जो धान तैयार करने में अधिक समय लेता है तो ऐसे प्रजाति के धान का बिचरा किसान रोहन नक्षत्र में ही अपने खेतों में डालते हैं। अब जब कृषि यंत्र, उर्वरक समेत कृषि से संबंधित सभी दुकानें सरकार के अगले आदेश तक बंद है तो किसानों की बेचैनी बढ़ने लगी है। जी हां, किसानों ने बताया है कि जब कृषि से संबंधित दुकानें बंद हैं तो वे रोहन नक्षत्र में धान का बिचरा खेतों में कैसे डालेंगे। किसानों ने बताया कि बीज एवं उर्वरक की दुकानें बंद हैं। अधिकांश किसान दुकानों से धान का बीज एवं उर्वरक का क्रय करते हैं यानी कि खरीदते हैं। जी हां, ट्रैक्टर पार्ट्स और खेती से संबंधित अन्य सामग्रियों की दुकानें बंद पड़ी है। जी हां, अब तक सरकार अपने स्तर से बीज की उपलब्धता नहीं कराई गई है। लॉकडाउन में गाड़ियों को चलने पर रोक है। ऐसी स्थिति में किसान रोहन नक्षत्र में धान का बीज
बिजरा खेतों में नहीं डाल पाएंगे, और जब रोहन नक्षत्र में धान का बिजरा नहीं डाल पाएंगे तो वे समय पर धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कल भी पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बिहार सरकार के यानी कि नीतीश सरकार के पुतला दहन किया गया। जी हां, बिहार सरकार के पुतले का अर्थी जुलूस निकाला और बांस घाट ले जाकर उसका दाह संस्कार किया। यह नीतीश सरकार का पुतला है। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पप्पू यादव को अविलंब रिहा करने की मांग की। जी हां, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमलावर है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में भले ही कुछ कमी आई हो, लेकिन अभी भी संक्रमण कई नए इलाकों में पांव पसार रहा है। संक्रमण का दायरा अब जेल तक भी पहुंच चुका है। जहां बिहार के गोपालगंज जिला में स्थित जेल में 139 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें अब अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जहां गोपालगंज जेल अधीक्षक कुमार अमित ने बताया है कि सोमवार को 86 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इसके अगले दिन बाद यानी कि मंगलवार को 53 कैदी संक्रमित मिले। जहां उन्होंने कहा कि सभी संक्रमित कैदियों को जेल परिसर में बने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करके उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। जहां इस जेल में फिलहाल 932 कैदी मौजूद हैं। दोस्तों, बिहार में गुरुवार की सुबह जैसे ही लोगों की आंखें खुली तो वातावरण में झमाझम बारिश हो रही थी। जी हां, पटना के अलावा वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बक्सर एवं गया सहित राज्य के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई। जी हां, इसे अरब सागर से उठे चक्रवात का साइड इफेक्ट भी माना जा रहा है। जी हां, बारिश के दौरान आकाश काले बादलों से पट गया। दिन में ही अंधेरा इतना गहरा छा गया जैसे कि रात का नजारा दिख रहा था। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि अरब सागर में उठा चक्रवात धीरे धीरे समाप्त हो गया है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश एवं बिहार पर देखा जा रहा है। प्री मानसून की बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है। जहां किसान अब खरीफ फसलों के लिए खेती बाड़ी शुरू करने वाले हैं। ऐसे में कल की बारिश से धान का बिचड़ा डालने से पहले में हुए खेतों को आसानी से साफ कर सकते हैं। जहां आपको बता दूं कि 25 मई से बिहार में धान का बिचड़ा डालने का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में किसानों को बारिश नहीं होने पर बोरिंग से खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन अब उनके खेत इस बारिश से पिट गए हैं। इससे खरपतवार साफ करने में सहूलियत होगी। आज की बारिश आम और लीची जैसे फसलों के लिए वरदान साबित होगी। किसानों का कहना है कि इससे आम की फसलें अच्छी तरीके से पक जाएगी। गर्मी के कारण उसे पकने में कठिनाई होती है, लेकिन बारिश के बाद आम के फल में अच्छी वृद्धि होगी और पकने में भी सुविधा होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही ममता बनर्जी को पटखनी देने में कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन अब वह पश्चिम बंगाल में लंबी लड़ाई की योजना बना रही है। जी हां, अब पार्टी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आगे करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी कैलाश विजयवर्गीय की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राज्य का प्रभारी नियुक्त करने जा रही है। जी, बीजेपी की कोशिश है कि इस बदलाव के जरिए 2 करोड़ 30 लाख महिला वोटर को आकर्षित किया जाए। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने एक कद्दावर महिला नेता को खड़ा किया जाए। यह भाजपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने का एक प्रमुख कारण महिला मतदाता रही है, जिनका ममता बनर्जी पर विश्वास बना रहा। दोस्तों, चक्रवाती तूफान ताउते इस समय जमकर तबाही मचा रहा है। जी हां, इस तूफान का असर अब फसलों पर भी नजर आने लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस तूफान का काफी बुरा प्रभाव देखा गया। जी हां, बताया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से यूपी और बिहार के उन किसानों को गहरी चोट पहुंची है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ प्याज की फसलें बोई थी। चक्रवाती तूफान ताउते ने प्याज की फसल को तबाह कर दिया है। यूपी और बिहार में तो प्याज की तैयार फसल पानी में डूब गई है। जी हां, इसकी वजह से प्याज खेतों में सड़ जाने की संभावना है। खास तौर पर सब्जी उगाने वाले किसान पहले कोरोना लॉकडाउन की वजह से परेशान थे। अब बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 35 दिन बाद 90% के ऊपर पहुंच गई है, जबकि संक्रमण दर 4.5% से नीचे आ गई है। यह 24 घंटे में 12,043 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही रिकवरी दर बढ़कर 90.64% हो गई है। इसके पहले 14 अप्रैल को रिकवरी दर 91.40% थी। वही रिकॉर्ड 1,40,102 सैंपलों की जांच में 6,059 नए पॉजिटिव मिले थे। इस तरीके से संक्रमण दर औसत घटकर 4.32 रह गई है, जो 12 अप्रैल के बाद सबसे कम है।
दोस्तों बिहार में कोरोना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जी हां, बुधवार को दिन भर राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर पर हुई बयानबाजी के बाद गुरुवार को तेजस्वी यादव एक बार फिर से फेसबुक पर लाइव आए और सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ना खुद काम कर रही है और ना ही करने दे रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने अपने सरकारी बंगले में हमने बेड, ऑक्सीजन, भोजन और दवाइयों का इंतजाम करके सरकार से नियमानुसार अपनाने की अपील की थी, लेकिन सरकार इसे लेकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। जहां उन्होंने कहा कि सरकार ना खुद काम करती है और ना ही दूसरे को करने देती है। सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। जहां उन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, लोग अस्पताल में जाना नहीं चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य की राजग सरकार यानी कि एनडीए सरकार अगर गंभीर होती तो फिर 1 साल में प्रमंडल स्तर पर कोविड केयर अस्पताल खुल चुका होता, लेकिन सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से थक चुके हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग अगर सड़क पर उतरते हैं तब उन पर मामला दर्ज करके जेल भिजवा दिया जाता है। दोस्तों बिहार के शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना क्षेत्र के समाचक मोहल्ला में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी। जहां इस मामले में मृतका के पिता राजेंद्र प्रसाद ने थाने में मामला दर्ज कराई है। जहां विवाहिता के पिता की माने तो शादी के समय दहेज के रूप में उन्होंने 7 लाख रुपए नगद सहित अन्य सामान दिए थे, लेकिन बाद में फिर से दहेज के लिए बार बार मांग कर रहे थे। जब दोबारा दहेज नहीं मिला तो ससुराल वालों ने दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या कर दी। दोस्तों बिहार के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। जहां राजस्थान में उन्होंने अंतिम सांस ली। जहां उनके निधन पर बिहार के सियासी गलियारों में भी शोक की लहर है। जहां बिहार के राज्यपाल बनने से पहले जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जहां उधर जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी गहरी संवेदना जताई। दोस्तों कटिहार रेल मंडल अपने 2 रेलवे अस्पताल बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेल अस्पताल और कटिहार रेल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। रेल मंडल द्वारा इसके लिए हर ऑक्सीजन प्लांट पर 43 लाख रुपए खर्च करेगी। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से पहले ही कटिहार जिला अस्पताल के साथ साथ मनिहारी और बारसोई अनुमंडल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की जा चुकी है। कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया है कि दोनों ऑक्सीजन प्लांट में 500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा। दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि दिसंबर तक सभी देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जी हां, और इसके लिए कैलेंडर तय हो गया है। इसके साथ ही नड्डा ने कांग्रेस पर लोगों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। दोस्तों पटना के बड़े प्राइवेट अस्पताल पारस हॉस्पिटल की मुसीबत बढ़ गई है। जी हां, मंगलवार को एक महिला मरीज की मौत के बाद उसकी बेटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए पारस हॉस्पिटल के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराई है। जी हां, युवती ने अस्पताल प्रबंधक पर जानबूझकर मां की हत्या करने का आरोप लगाया है। जी हां, इसको लेकर उसने शास्त्री नगर थाने में पारस अस्पताल पर केस दर्ज करवाया। जी हां, उसकी मां आंगनबाड़ी सेविका थी। 5 दिन पहले ही वह अपनी मां को नालंदा के हरनौत प्रखंड के गांव से लाई थी। जी हां, मां के साथ होने की आशंका बेटी ने मंगलवार को ही जाहिर की थी। मृतक की बेटी ने आरोप लगाया है कि आवाज उठाना ही उसकी मां की मौत का कारण बन गया। दोस्तों अगर आप कहीं बाहर ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के भय से ट्रेन यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। जहां यात्रियों की कमी को देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रबंधक ने 22 मई से अगले आदेश तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। जब पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि यात्रियों की मांग पर बाद में इसे शुरू किया जा सकता है। वहीं 11 जोड़ी विमानों का भी परिचालन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को एबीपी न्यूज से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार में कोरोना से उत्पन्न स्थिति और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर जवाब देते हुए कहा कि कोशिश पूरी की गई है, लेकिन यह कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, यह इसमें समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से पहले बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमारे आने के बाद हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले। जी अगर मेडिकल कॉलेज नहीं रहेंगे तो डॉक्टर कहां से आएंगे? 50
साल में बिहार में एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं था। जी हाँ, बाहर से नर्स आती थी। हमने कॉलेज प्रारंभ किया, यानी कि कॉलेज शुरू किया। पैरामेडिकल स्टाफ की हर जगह कमी है। जी सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि हमने कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी महामारी आएगी, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन काम जारी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य में कहीं मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले चरम पर है। रोजाना आधार पर करीब 3 लाख मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बैंकों ने अपने कामकाज के घंटे का फैसला किया है। इस कठिन समय में बैंक कर्मचारी अपने जान पर खेलकर लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में अपने एम्प्लॉय की जिंदगी को बचाने के लिए सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने भी यह फैसला किया है। इस समय ज्यादातर बैंकों ने अपने कामकाज के घंटों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीमित कर दिया है। लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए बैंक मुख्य रूप से कैश जमा और निकासी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी कामकाज और रेमिनेंट सेवा भी जारी है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से बैंकों को जारी निर्देश में डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की प्रमोट किए जाने की अपील की गई है। इस सर्विस के तहत बैंक आपके घर आकर आपकी सेवा करता है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की जानकारी लेने, मरीजों का ध्यान रखने तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने में होम आइसोलेशन कोविड ऐप की बड़ी भूमिका रही है। जब बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारियों के साथ अपने वर्चुअल संवाद में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों की जानकारी ली। इस दौरान पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने उन्हें इस आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ भी की। अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे इस आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप को और अपडेट करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरे देश में लागू करने के लिए कहेंगे। इसका उपयोग आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, पूर्णिया से इस वक्त एक ताजा खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि जेडीयू के स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह संतोष कुशवाहा गिरने की वजह से चोटिल हो गए हैं और उनके सिर में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज पूर्णिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिलहाल चल रहा है। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय मैक्स 7 हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी है। इस बीच पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने खुद अस्पताल पहुंचकर सांसद महोदय का यानी कि संतोष कुशवाहा की स्थिति जानी। अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा है। यह लॉकडाउन से पिछले साल की तरह इस बार भी व्यापारी से लेकर किसान परेशान हैं। लॉकडाउन का असर मिथिला पेंटिंग के कलाकारों पर भी पड़ा है। मधुबनी में इसके 7,000 से अधिक कलाकार हैं। यह कोरोना की दूसरी लहर के चलते कलाकार प्रभावित हुए हैं। यह अप्रैल से लेकर अब तक करीब 1 करोड़ से अधिक का मिथिला पेंटिंग का कारोबार प्रभावित हुआ है। यह जाहिर है मिथिला पेंटिंग का डिमांड देश दुनिया में सालों भर रहती है, मगर इस वर्ष यानी कि इस साल के लॉकडाउन में मिथिला पेंटिंग के अलावा मिथिला पेंटिंग्स वाले मास्क की भी डिमांड काफी कम देखी जा रही है। हालांकि मधुबनी जिले के तकरीबन 7,000 मिथिला पेंटिंग कलाकारों में से गिने चुने कलाकार ही वर्तमान में मिथिला पेंटिंग्स वाले मास्क तैयार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। यह लॉकडाउन के समय कलाकारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है। कलाकारों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार को अलग से राहत देने का प्रयास करना चाहिए। कलाकारों की आमदनी रुक जाने से कलाकार काफी परेशान हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की मदद के लिए लालू के बड़े लाल और हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक तेज प्रताप यादव आगे आए हैं। उन्होंने अपने विधायक फंड से 2 करोड़ रुपए संक्रमित लोगों के इलाज के बंदोबस्त के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित कोविड कोष में आवंटित किया है। यह तेज प्रताप यादव ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि आज अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में जीवन रक्षक का स्वास्थ्य उपकरण खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किया है। उन्होंने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायकों को आवंटित राशि में से 2 करोड़ रुपए राशि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना द्वारा गठित कोविड कोष में आवंटित किया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।